गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा कि अपन लोग साइंस पढ़ रहे थे और अपना पहला यूनिट, एक महत्वपूर्ण यूनिट अपन ने प्रारंभ किया था और अपनी यूनिट का जो नाम है वो नाम क्या है दोस्तों? जंतुओं का आर्थिक महत्व। क्या नाम है यूनिट का? तो यूनिट का नाम है जंतुओं का आर्थिक महत्व। इस यूनिट के विषय में अपन जो है वो चर्चा कर रहे थे। 2 क्लास से अपन पढ़ चुके थे, जिसमें सबसे पहले अपन मधुमक्खी पालन के बारे में बात कर रहे थे। जुड़े हुए सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, रूप सिंह जी गुड मॉर्निंग, भावेश गुड मॉर्निंग, सुरेश गुड मॉर्निंग। कल मॉर्निंग में क्लास नहीं ली। कल भावेश, जो कल मॉर्निंग की जो क्लास थी वो कल इवनिंग में 6 बजे हुई थी, एक बार आप देख लेना। ठीक है, अब एक बार आप लोग मुझे कमेंट्स कर दो, ठीक है, कि ऑडियो और वीडियो, वीडियो तो मुझे पता है एकदम प्रॉपर है। अपने 2 दिन से थोड़ी ऑडियो में प्रॉब्लम थी, आज मेरे हिसाब से वो भी नहीं होनी चाहिए। एक बार ऑडियो के लिए आप मुझे कमेंट्स कर दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। बात अपन मधुमक्खी पालन की कर रहे थे और मधुमक्खी पालन में हम बात कर चुके थे कि मधुमक्खी, वैज्ञानिक तरीकों से मधुमक्खियों का पालन करना एपीकल्चर कहलाता है। भारत में मधुमक्खी की 4 प्रजातियां हैं: एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लेरिया और एपिस मेलिफेरा। चारों के बारे में, इनके शरीर का आमाप क्या है, इनके छत्तों का आमाप क्या है, इनसे कितना हमें शहद उत्पादन होता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा कर चुके थे। ठीक है, ये सारी बातें अपन ने कल देख ली थी। इसके बाद हम जो आगे चल रहे थे, तो आगे अपना जो टॉपिक आ जाता है वो अपना टॉपिक आ जाता है इन्हीं के विषय में अगली बात। और वो जो अगली बात है दोस्तों वो क्या है, बात करते हैं उसके लिए। देखिए, आज हम बात करेंगे मधुमक्खी जो है उसके पालन की विधियों की। किसकी बात करेंगे? मधुमक्खी के पालन की विधियों की। सर टाइम रखो, मैं नोट्स बना रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है तो बहुत अच्छी बात है। अब अपन क्लास को सुचारू करते हैं आगे। एक बार शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि साइंस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए या किसी के लिए भी आप साइंस पढ़ रहे हो तो ये जो जूनियर अकाउंटेंट का पूरा सिलेबस आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पूरा 25/25 क्लियर कराऊंगा, चिंता मत करो। यस, अब बात करते हैं अपन आगे। मधुमक्खी की प्रजातियों के बारे में अपन बात कर चुके थे। मधुमक्खी की प्रजातियों के बारे में बात करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है दोस्तों मधुमक्खियों के पालन की विधियां। तो हेडिंग लगाइए, अगली हेडिंग लगाइए, मधुमक्खियों के पालन की विधियां। मधुमक्खी के पालन की विधियां। यदि हम मधुमक्खी के पालन की विधियों की बात करें तो मधुमक्खी के पालन की जो विधियां हैं दोस्तों ये कौन सी? देखिए, मधुमक्खी के पालन की 2 प्रकार की विधियां हैं। एक पुरानी या देसी विधि है। क्या है? पुरानी या देसी विधि। यानी कि सामान्यतः हम जो प्राचीन समय में जो प्रक्रियाएं अपनाते आए थे मधुमक्खी पालन को, वो प्राचीन या देसी विधि कहलाती है। और दूसरी जो विधि है वो है आधुनिक विधि। तो लिखो, इसमें लिखेंगे मधुमक्खी पालन की, मधुमक्खी पालन की 2 प्रकार की विधियां हैं। मधुमक्खी पालन की 2 प्रकार की विधियां हैं। साथ में नोट जरूर कर लो दोस्तों, बहुत काम आएगा। जो आप अपने हाथ से लिखोगे ये एग्जाम टाइम पीरियड में आपको मुश्किल से 5 से 10 घंटे में पूरी साइंस को रिवीज करने में बहुत काम आएगा। तो मधुमक्खी पालन की 2 प्रकार की विधियां हैं, जिनमें एक विधि का नाम तो लिखिए। नंबर 1 विधि है प्राचीन विधि। कौन सी विधि है? एक विधि तो प्राचीन विधि है, जिसे पुरानी विधि भी कह सकते हैं। पुरानी विधि, जो पुरानी विधियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं देसी विधि। कौन सी? देसी विधि। तो ये हो गई देसी विधि। प्राचीन विधि, पुरानी विधि या देसी विधि। और दूसरी जो विधि है वो है दोस्तों आधुनिक विधि। क्या है? आधुनिक विधि। आधुनिक विधि। अब देखिए यहां पर 2 प्रकार की विधियां। इन विधियों को अपनाते हुए हम क्या करेंगे? मधुमक्खियों का पालन करेंगे। क्या करेंगे? मधुमक्खियों का हम पालन करेंगे। आपको पता है दोस्तों कि प्राचीन काल से ही हम लोग जो है वो शहद प्राप्त करते हुए आए हैं। और उस समय अपन क्या करते थे, किसी छत्ते से शहद को तोड़ने के लिए एक मोटी सी कंबल ओढ़ लेते थे, है ना।
मोटा कपड़ा या मोटी कंबल जो उसको शरीर पे लपेट लेते थे कि मधुमक्खियां खा नहीं जाए, और वो मोटी कंबल लपेट कर और हम क्या करते थे, मधुमक्खी के छत्ते से शहद को प्राप्त करते थे। ठीक है, जब हम वो छत्ता तोड़ के लाते थे तो उस छत्ते से शहद तो प्राप्त होता ही था, साथ में हमें मोम भी प्राप्त होता था। ठीक है, और उसके अंदर मधुमक्खियों के अंडे भी होते थे। ठीक है ना। इससे क्या होता था कि जब हम शहद को तो जब हम छत्ते को तोड़कर ला रहे हैं तो छत्ते में शहद के साथ छत्ते का जो वैक्स है, वेस्टेज प्रोडक्ट है, ठीक है, मधुमक्खियों का, वो भी आ रहा है, उसमें मधुमक्खियों के अंडे भी आ रहे हैं। इस तरह से जो हमें शहद प्राप्त हो रहा है वो शहद कैसा नहीं है, वो शहद शुद्ध नहीं है। कैसा नहीं है वो शहद? वो शहद शुद्ध नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद जब वो शहद शुद्ध नहीं है तो कौन सी विधियां अपनाई गई? तो विधियां अपनाई गई आधुनिक। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा लिखना है, ज्यादा कुछ लिखना है नहीं, तो लिखो पहली विधि, लिखो देसी विधि। देसी विधि, देसी विधि में नोट करो। इस विधि में व्यक्ति एक मोटी कंबल, इस विधि में व्यक्ति एक मोटी कंबल अपने शरीर पर लपेटकर मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ता है। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते को क्या करता है दोस्तों? तोड़ता है, और इससे क्या प्राप्त करता है? शहद प्राप्त करता है। ठीक है, इससे क्या प्राप्त करता है? शहद प्राप्त करता है। तो आगे लिख दो, तथा शहद प्राप्त करता है, तथा शहद प्राप्त करता है। शहद प्राप्त करता है जो शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध क्यों नहीं होता है? तो ये बात अपन देख चुके हैं कि इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर वैक्स भी है, जो मोम है वो भी है उसके अंदर, और उसके अलावा मधुमक्खी के अंडे भी हो सकते हैं। इसलिए वो जो शहद हमें प्राप्त होता है, ठीक है, देसी विधि से, इससे शहद शुद्ध प्राप्त नहीं होता है। शेयर करो साथियों एक बार, ठीक है, और वीडियो की क्वालिटी अगर आपको बढ़ानी है तो आप अपने मोबाइल पर जो क्वालिटी वाला ऑप्शन है, एडवांस वाला, उस एडवांस में जाके आप 480 760 वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आपकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी वीडियो की। ठीक है, चलिए अब देखिए यार, ऐसे मजा नहीं आता। या तो आप लोग मेरे को बता दो तो मैं क्लासों को बंद कर दूं। ठीक है, सर को बोल गया तो मैं बंद कर दूं कि भाई रहने दो, मजा नहीं आ रहा। क्योंकि जब तक नंबर ऑफ लाइव स्टूडेंट नहीं होंगे तो फिर क्या मतलब हुआ मुझे पढ़ाने का? क्या मतलब हुआ पूरी थ्योरी को यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का? क्या फायदा हुआ? कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशन क्या होता है कि जब सामने जितने ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, भाई ऑफलाइन में तो सामने दिखते हैं, अब यहाँ तो हम आपकी मुंडी के आगे लिखा होता है 7 8 10 50 100 200, उसी से पता चलता है। तो शेयर करो यार, तब तो कोई मजा आएगा, तब तो अंदर से आवाज आएगी पढ़ाने की। बाकी ऐसे तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को, जो कि एग्जाम के बिल्कुल कुछ दिन पहले, 55-56 दिन पहले आप लोगों को डिलीवर किया जा रहा है यूट्यूब पे, और उसके बाद भी अगर ये हालत है तो फिर तो क्या ही मजा आएगा। ठीक है, दूसरी विधि है दोस्तों आधुनिक विधि। कौन सी विधि है? आधुनिक विधि। इस आधुनिक विधि में क्या किया जाता है? कृत्रिम छत्तों का उपयोग किया जाता है। और कृत्रिम छत्ते जो होते हैं, इन कृत्रिम छत्तों का एक फायदा यह है कि उनको हम एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जब मौसम खराब हो तो हम छत्ते को उठाकर दूसरी जगह ले गए। इससे एक फायदा क्या है कि जब छत्ते के अंदर शहद भर जाता है तो उसके बाद हम उसको दोबारा से उपयोग में ले सकते हैं। ये आधुनिक विधि है। देखो इसको थोड़ा सा लिखो इसमें, हालांकि ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं ऐसा मामला। लिखो आधुनिक विधि। आधुनिक विधि, आधुनिक विधि की बात करें हम, ठीक है, तो आधुनिक विधि में क्या होता है? लिखो इस विधि में कृत्रिम छत्ते का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम
छत्ते का उपयोग किया जाता है। इस विधि में कृत्रिम छत्ते का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम छत्ते का उपयोग किया जाता है। आप कहेंगे साहब कृत्रिम छत्ता कैसा? तो आपने अगर कभी देखा हो, ठीक है, मुख्य तलवर भरतपुर की साइड में कभी देखा हो, तो इस प्रकार के ऐसे बॉक्स जो है वो खेतों में रखे हुए नजर आते हैं कई बार, है ना। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो इस तरह के बॉक्स रखे होते हैं। इन बॉक्सों में इस तरह से ऐसे जाली बनी होती है, ठीक है। ये जो जाली बनी होती है, इस पर एक जो बेस रख के, इस तरह से एक बेस रख के, और इसके अंदर ये कृत्रिम क्या लगा देते हैं, कृत्रिम छत्ता इसके अंदर रख देते हैं। इस कृत्रिम छत्ते में कोशिकाएं होती हैं। तो होता क्या है, जब मधुमक्खी वहां पर आती है तो मधुमक्खी इस कृत्रिम छत्ते की कोशिकाओं को, यानी जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको देखकर ये समझती है कि ये तो मेरा छत्ता है, ठीक है। तो वो क्या करती है, इनकी ओर आती है। अब वो भग नहीं जाए यहाँ से, इसलिए ये जो कोशिकाएं होती है, जो छिद्र होते हैं ना कृत्रिम छत्ते के, इनमें पहले से थोड़ा थोड़ा शहद लगा दिया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा शहद लगा देंगे तो जैसे मधुमक्खी आएगी तो उसको स्मेल आएगी कि हाँ यार ये तो मेरा ही छत्ता है, मैं कहाँ खो गई थी, तो वो इसके अंदर रहना प्रारंभ कर देती है और इसी के अंदर अपनी जीवन क्रियाएं प्रारंभ करती है और इसी के अंदर शहद का उत्पादन करने लग जाती है। जैसे ये बन जाता है तो इसको उठा के हम हटा लेते हैं और कृत्रिम छत्ते को वापस इस पर रख देते हैं। फिर से शहद उत्पादन के लिए या मधुमक्खी पालन के लिए इसको रख दिया जाता है। इसका एक फायदा ये आधुनिक विधि का, जैसे मौसम खराब हो रहा है तो इस पूरे छत्ते को उठाया और दूसरी जगह पर हमने क्या किया, सुरक्षित स्थान पर इसको रख दिया। ये जो छत्ता है इसको हम क्या कर रहे हैं, बार बार उपयोग में ले रहे हैं। तो लिखो इससे आधुनिक विधि में, इस विधि में कृत्रिम छत्ते का उपयोग किया जाता है। अगली बात लिखेंगे, कृत्रिम छत्ते को आवश्यकता अनुसार, कृत्रिम छत्ते को आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कृत्रिम छत्ते को आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है, ठीक है। अगली बात कृत्रिम विधि की, कृत्रिम छत्ते को बार बार उपयोग में लिया जा सकता है। कृत्रिम छत्ते को बार बार उपयोग में लिया जा सकता है, बार बार उपयोग में लिया जा सकता है, बार बार उपयोग में लिया जा सकता है। किसको भैया, कृत्रिम छत्ते को बार बार उपयोग में लिया जा सकता है, ठीक है। ओके, ये जो कृत्रिम छत्ता होता है इसकी जो टोपी होती है, मतलब ये हम कहते हो कि छत्ते का जो शीर्ष वाला भाग होता है, इस पे क्या लगा दिया जाता है, शहद लगा दिया जाता है। लिखो, कृत्रिम छत्ते के टोपी वाले भाग पर शहद लगा दिया जाता है। टोपी वाले भाग पर क्या कर दिया जाता है, शहद लगा दिया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि जैसे मधुमक्खी आएगी तो उसको क्या लगेगा कि वो इसी का क्या है, छत्ता है, और संध्या काल में इसी के अंदर रुक जाएगी और संध्या काल में इसमें रहेगी तो यहाँ पर अपने अंडे छोड़ेगी और अंडे छोड़ेगी तो फिर वो भोजन की व्यवस्था करेगी और भोजन के रूप में ये जो कृत्रिम भोजन अपन यहाँ पर तो अपन इनको कृत्रिम भोजन देते हैं, वो देते हैं हम क्या, चीनी और पानी का घोल देते हैं। तो अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखाने जा रहा हूँ, वापस से ध्यान दो कि आधुनिक विधि, इस विधि में कृत्रिम छत्ते का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम छत्ते को आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, रख सकते हैं, स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कृत्रिम छत्ता जो है इसके टोपी वाले भाग पर हम क्या कर देते हैं, शहद लगा देते हैं। ऐसा करने से मधुमक्खी को क्या लगता है कि ये उसी का छत्ता है, तो मधुमक्खी यहाँ रहने लगती है। अब बात अगली लिखेंगे, मधुमक्खी इस कृत्रिम छत्ते में, मधुमक्खी इस कृत्रिम छत्ते में अपने अंडे छोड़ती है, अपने अंडे छोड़ती है। देखो, प्रारंभ में जैसे मधुमक्खी यहाँ पर आएगी, ठीक है, मधुमक्खियां आकर्षित होकर यहाँ पर आ गई और छत्ते के अंदर जो शिशु खंड है उसके अंदर क्या कर दिया इन्होंने,
इन्होंने छोड़ दिए वहां पर अंडे। अब अंडे छोड़ने के बाद क्या होगा, कुछ दिन, भाई कुछ दिन तो मधुमक्खियों को पता ही नहीं है ना कि भाई हम किधर है किधर नहीं है, तो कुछ दिन तक तो इनको हमारे द्वारा कृत्रिम जो है वो भोजन दिया जाता है। अब ये प्रश्न पूछ सकता है कि कृत्रिम विधि के दौरान मधुमक्खियों को दिए जाने वाला कृत्रिम भोजन क्या है, तो लिखो कुछ दिनों के लिए इनको कृत्रिम भोजन दिया जाता है, तो कृत्रिम भोजन लिखेंगे। मधुमक्खियों को दिए जाने वाला कृत्रिम भोजन क्या है, तो मैं बता चुका हूं कि पानी है और चीनी है, तो 2/3 भाग तो चीनी, 2/3 भाग तो क्या होता है, चीनी होती है, ठीक है, और शेष बचिया 1/3 भाग जो है वो क्या होता है, जल होता है, ठीक है। 1/3 भाग क्या होता है, 1/3 भाग होता है पानी। तो पानी और चीनी का जो घोल है वो प्रारंभ में क्या किया जाता है, कृत्रिम भोजन के रूप में मधुमक्खियों को दिया जाता है, कृत्रिम भोजन के रूप में मधुमक्खियों को दिया जाता है। बात क्लियर हो गई? इतनी बात अगर क्लियर है दोस्तों, तो अब अपन आगे चलते हैं। अब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मधुमक्खी पालन का लाभ क्या है, यानी कि एपीकल्चर का लाभ, एपीकल्चर का लाभ। और यदि हम मधुमक्खी पालन के लाभ की बात करें, आपको एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, देखिएगा। आपसे एपीकल्चर के लाभ के बारे में पूछेगा तो एक तो आपसे पूछ सकता है क्या, नंबर 1 आपसे कह सकता है शहद उत्पादन, यानी कि शहद की प्राप्ति। दूसरा आपसे कह सकता है कि मधुमक्खी के छत्ते से मोम की प्राप्ति, वैक्स की प्राप्ति होती है, जिससे पॉलिश वगैरह, बूट पॉलिश वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आपसे तीसरा और इम्पोर्टेंट दोस्तों, जो शायद आपको कहीं मोस्टली लिखा हुआ नहीं मिला होगा, वो है परागण की क्रिया। क्या? परागण की क्रिया। अब समझो इसको, एग्जाम में प्रश्न उठाता है यहां से, जहां पर आपने कुछ सुना हुआ नहीं है वहां से एग्जाम में प्रश्न उठाता है। मैंने कहा एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन के लाभों की अपन बात कर रहे हैं, और लाभ में पहला लाभ है कि शहद की प्राप्ति होती है, दूसरा लाभ है कि मोम की प्राप्ति होती है, और तीसरा है परागण की क्रिया। शहद, मोम और परागण, तीनों ही बातों को अपन क्या करेंगे, समझेंगे। या अपन यूं कह सकते हैं कि मधुमक्खी के मुख्य उत्पाद कौन है, तो उत्पाद तो 2 ही है। अगर आपको उत्पाद पूछ ले तब तो हम कहेंगे ये दोनों है, परागण उत्पाद नहीं है, ये तो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखना। और ये लाभ में शामिल है। अब तीनों ही क्या चीज है, तो ये हम बात कर लेते हैं। इतना अगर आपने नोट कर लिया है तो हम आगे चलो, इतना अगर आपने नोट कर लिया है तो आगे चलो। धन्यवाद भाई संजय कुमार। हाँ, देखिए आप लोग संख्या में विद्यार्थी जितने ज्यादा होंगे ना, उतना ही ज्यादा एक टीचर को पढ़ाने में आनंद आता है, ये बात आप लोगों को अच्छे से पता है। इसको नोट करो ताकि मैं आगे बढ़ूं। अभी तो देखना मजा आएगा, अभी तो मजा आएगा, आया कहाँ है, अभी तो आने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शहद की। हेडिंग लगाइए शहद की हेडिंग लगाएं दोस्तों। और शहद में हम लिखेंगे कि जो श्रमिक मक्खियां होती है, अभी बताऊंगा कौन श्रमिक मक्खियां हैं, कहां से लाती हैं, कहां से नहीं लाती हैं, क्या है क्या नहीं है। तो पहले ये ना बताकर मैं आपको डायरेक्ट शहद के बारे में, इस श्रमिक वाला कॉन्सेप्ट अभी समझा दूंगा, पहले शहद के बारे में लिखा देता हूं, ठीक है। तो लिखो, इसमें फ्रक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट होती है। शहद के बारे में पहली बात लिखो, इसमें फ्रक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट होती है, फ्रक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट होती है। मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसी होती है, मीठी, स्वाद में मीठी होती है। लेकिन एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जो स्वाद में मीठी नहीं होती है, तो नोट लगा के लिखेंगे, नोट सेल्यूलोज। कौन? सेल्यूलोज जो पेड़ों में, लकड़ी में पाई जाती है, सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन स्वाद में मीठी नहीं होती है, स्वाद में मीठी नहीं होती है। एकमात्र
ऐसी कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ जो कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन स्वाद में मीठी नहीं है। सेल्यूलोज जो कि लकड़ी में पाई जाने वाला पदार्थ है। हमने कहा कि शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रहे, ये जो फ्रक्टोज है ये फलों से प्राप्त होती है। फ्रक्टोज कहां से प्राप्त होती है? फलों से प्राप्त होने वाली कार्बोहाइड्रेट है। इस फ्रक्टोज का अगर आपको रासायनिक सूत्र पूछ ले तो फ्रक्टोज का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों C6H12O6। ग्लूकोज का भी यही होता है और फ्रक्टोज का भी रासायनिक सूत्र यही होता है। और एक और खास बात है इस फ्रक्टोज के लिए कि ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है या कार्बोहाइड्रेट है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन है? फ्रक्टोज है। एक होती है कृत्रिम का मतलब जो मानव के द्वारा बनाई गई है और शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है। वो कौन है? तो वो जो आइसक्रीम में अपन उपयोग में लेते हैं, ठीक है, किसमें उपयोग में लेते हैं? आइसक्रीम में उपयोग में लेते हैं। कमेंट्स करके बताओ क्या नाम है? आइसक्रीम में उपयोग ली जाने वाली कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का क्या नाम है? जो कि सबसे मीठी शर्करा होती है। कमेंट्स कर देना, देख लूंगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि शहद प्रति 100 ग्राम शहद जो होता है दोस्तों, इसमें कितनी ऊर्जा होती है उसकी अपन बात करें तो प्रति ग्राम शहद में, प्रति 100 ग्राम में, 1 ग्राम में नहीं 100 ग्राम में आपसे पूछ ले तो शहद की अगली बात लिखेंगे। अगर इतना आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे चलना चाहता हूं। लीजिए आगे लिखो, इसी में शहद के बारे में लिखो। प्रति 100 ग्राम शहद में ऊर्जा या ऊर्जा की मात्रा, प्रति 100 ग्राम शहद में ऊर्जा की मात्रा। अब 100 ग्राम प्रति 100 ग्राम शहद में ऊर्जा की मात्रा दो प्रकार से बताएंगे अपन। अगर आपको किलो कैलोरी में पूछता है तब तो हम कहेंगे 300 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी में तो कितनी होती है? 300 किलो कैलोरी। 300 किलो कैलोरी। 100 ग्राम शहद में कितनी ऊर्जा होती है? 300 ग्राम किलो कैलोरी। अगर किलो जूल में पूछे तो 1270 किलो जूल। किलो जूल में पूछे तो 1270 किलो जूल। बात समझ में आ गई क्या? दोबारा देख लो। क्या आपसे कहेगी 100 ग्राम, भाई मीठा है, शर्करा है तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है तो भोज्य पदार्थ है जो कि क्या देगा? ऊर्जा देगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ऐसे भोज्य पदार्थ है जो ऊर्जा देते हैं, तो इससे ऊर्जा मिलेगी। लेकिन 100 ग्राम से हम ऊर्जा की कल्पना करें कि कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है तो 100 ग्राम शहद से कैलोरी में, किलो कैलोरी में तो 300 किलो कैलोरी और किलो जूल के अंदर 1270 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों ये जो शहद की 100 ग्राम मात्रा जो होती है, इस 100 ग्राम मात्रा में 82.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होती है। 100 ग्राम शहद है तो कहेगा इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है तो वो है 82.4। लिखो 100 ग्राम शहद में 82.4 82.4 ग्राम क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। 100 ग्राम शहद में कितनी कार्बोहाइड्रेट? 82.4 ग्राम होती है। शेष जो बच गया वो अपशिष्ट बच गया। इसके अलावा क्या होता है? 82.4 ग्राम तो कार्बोहाइड्रेट होगी, तो बाकी क्या बच गया? तो बाकी बच गया पानी। कितना बच गया? तो वो बच गया 17.10 ग्राम। 17.10 ग्राम क्या होता है? पानी होता है, जल होता है। किसमें? शहद में। और इसके अलावा संगठन में और क्या पाया जाता है? तो 0.3 ग्राम प्रोटीन होती है। 0.3 ग्राम क्या होती है? प्रोटीन भी होती है। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। बहुत कम होती है, ना कि बराबर। ठीक है, तो यदि हम 100 ग्राम शहद का संगठन देखें तो 100 ग्राम शहद के संगठन में 82.4 ग्राम तो कार्बोहाइड्रेट होती है। इसके अलावा दोस्तों 17.10 ग्राम क्या होता है? पानी होता है। और इसके अलावा 0.3 ग्राम क्या होता है? ये प्रोटीन पाई जाती है। फटाफट से इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं।
ठीक है, वॉइस वगैरह आ रही है ना? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सब 3 प्रकार के उत्पाद थे इनके। 3 प्रकार के उत्पादों में शहद की हमने बात कर ली, फिर मोम और फिर परागण की क्रिया क्या है। तो अब बात करते हैं अपन मोम की बात। तो नंबर 2 हेडिंग लगाइए अगला, मोम वैक्स। मोम वैक्स, तो ये क्या होता है? ये छत्ते का अपशिष्ट होता है। तो लिखो यह शहद निकालने के बाद, यह हनी को निकालने के बाद, शहद निकालने के बाद छत्ते का बचा हुआ छत्ते का क्या होता है दोस्तों? छत्ते का बचा हुआ अपशिष्ट होता है। बचा हुआ अपशिष्ट होता है। साथ में लिखना, अगर 25 में से 25 लेने तो ध्यान रखना, और नोट्स भी बन जाएंगे हमेशा के लिए, बढ़िया। तो यह शहद निकालने के बाद छत्ते का क्या होता है? बचा हुआ अपशिष्ट होता है दोस्तों। इसका उपयोग देखो क्या करते हैं, तो लिखो इसका उपयोग बाम बनाने में, क्या बनाने में? बाम बनाने में, पॉलिश बनाने में, इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन सामग्री यानी कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में, बोले तो कॉस्मेटिक आइटम जो है ये बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। किसका? वैक्स का उपयोग किया जाता है मलहम बनाने में, और इसके अलावा कोई लोशन, क्रीम और मोमबत्ती बनाने में। वो लिख दो, मलहम बनाने में, लोशन बनाने में, वह मोमबत्ती बनाने में, आदि में इसका क्या किया जाता है दोस्तों? उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? वैक्स का। ये होता क्या है? ये अपशिष्ट पदार्थ होता है। किसका? छत्ते का अपशिष्ट पदार्थ होता है। और भी खास आपको लिखाऊं तो आप नोट लगा के लिख सकते हो। लिपस्टिक बनाने में भी उपयोग किया जाता है। देखो इसका उपयोग महिलाओं की लिपस्टिक बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, ये सारे इसके उपयोग है। अब आपको 2 बातें मैंने बता दी हैं, शेयर दो भाई। दो बातें मैंने आपको बता दी हैं। कौन कौन सी? बता दी? शहद के बारे में बता दिया, ठीक है, और एक मैंने आपको वैक्स के बारे में बता दिया। अब लाभ में तीसरा लाभ और महत्वपूर्ण लाभ देखो दोस्तों, परागण की क्रिया। तो यहां हेडिंग लगाए परागण। क्वेश्चन पूछ लेगा, पूछा हुआ है जूनियर अकाउंटेंट में 2013 वाले में, 11 वाले या 13 वाले में। परागण होता क्या है देखिए, ये है एक पुष्प, ये एक पुष्प है इस तरह से, ठीक है। इस तरीके की संरचना होती है पुष्प की, देखा होगा सभी ने। ठीक है, ये पुष्प है। इस पुष्प वाले भाग में क्या होता है मामला, ये सबसे ऊपर वाला भाग है ना, ये ठीक है, ये है वर्तिकाग्र, ठीक है। ये जो गोल फुला हुआ भाग है, ये वाला भाग, इसे कहते हैं ओरी अंडाशय। ये वाला जो भाग है, ये आपको इस सिट्टे जैसा दिख रहा है, ये है परागकोश। और इस परागकोश के अंदर होते हैं पराग कण। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं दोस्तों। परागकोश में क्या बने होते हैं? तो इसमें बने होते हैं पराग कण, ठीक है। बाकी चीजों के बारे में यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है,
ये पुष्परंत है, ये पुष्पासन है, ये बाह्य दल है, इनसे कोई मतलब नहीं है। अभी ध्यान दो, होता क्या है कि जब मधुमक्खियां शहद या मकरंद चूसने के लिए इन पौधों पर आती हैं, ठीक है, तो इनके जो परागकण हैं, ये पराग कण मधुमक्खी के शरीर पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। मधुमक्खी के शरीर पर कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। फिर जैसे ही मधुमक्खी दूसरे पुष्प पर जाती है, तो जैसे ही वहां मकरंद चूसती है, तो संयोगवश जैसे ही वर्तिकाग्र पर बैठती है, तो ये पराग कण जो है ये वर्तिकाग्र के अंदर गिर जाते हैं और वर्तिका से होते हुए सीधे कहाँ पहुंचते हैं, तो ये सीधे पहुंचते हैं दोस्तों अंडाशय में। और अंडाशय में किससे जाकर मिलते हैं, अंडाशय में अंडे का जो केंद्रक है इससे जाकर मिलते हैं। तो पराग कण कहां से, परागकोश से कहां पहुंच गए, वर्तिकाग्र तक पहुंच गए। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। लेकिन ये परागण हुई किसके कारण से, तो ये मधुमक्खी के कारण से हुई। तो मधुमक्खी कीट है, बताया था ना, वर्ग कीट है, तो इसे कीट परागण कहेंगे। तो वो कई बार पूछता है कि कीट परागण का उदाहरण है, तो कीट परागण एक तो मधुमक्खी के द्वारा होता है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे एग्जाम्पल बता रहा हूं। एक तो है मधुमक्खी, कीट परागण एक तो किससे होता है, मधुमक्खी द्वारा होता है, और एक होता है चमगादड़ द्वारा। चमगादड़ किसके द्वारा होता है, चमगादड़ द्वारा होता है, चमगादड़। तो एक तो कीट परागण होता है मधुमक्खी के द्वारा, और इसी तरह से जैसे एक सिमल का वृक्ष है, उस सिमल के वृक्ष के पुष्प में चमगादड़ के द्वारा परागण होते हैं। तो चूंकि ये कीट है और कीटों से परागण हो रहा है, तो ये कैसा परागण कहलाएगा, कीट परागण। परागण होता क्या है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, पराग कणों का, पराग कणों का, पराग कणों का पराग कोश से, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों, परागण कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। और ये परागण किसके द्वारा, हाँ भाई हवा सिंह गुड मॉर्निंग, जुलाई तक कंप्लीट करवा दो। तभी कह रहे भाई मैं तो कंप्लीट करवा दूं, या स्टूडेंट अगर दबा के लाइव में हो तो मैं तो 1 घंटे की जगह ज्यादा भी पढ़ा दूं, लेकिन क्या ही करें। ठीक है, तो ये हो गया परागण। तो ये परागण भी किनके द्वारा होता है, ये भी मक्खियों के द्वारा होता है। अगली बात पर चलते हैं अपन। अब देखिए दोस्तों, छत्ते के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। फैक्ट के रूप में समझा देता हूं, फैक्ट्स। कई बार प्रश्न पूछता है कि छत्ता जो होता है इसके अंदर कितनी मक्खियां होती है, तो ये है छत्ता। और मधुमक्खी का जो छत्ता होता है इसमें 3 प्रकार की मक्खियां रहती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की मक्खियां रहती हैं। तो ये अपना छत्ता है और ये छत्ते में मधुमक्खियां। एक मधुमक्खी का नाम तो है रानी मक्खी। कौन सी मक्खी, रानी। एक मधुमक्खी होती है नर, ठीक है, या राजा। और एक प्रकार होता है इनका श्रमिक। क्या होता है, श्रमिक मक्खियां। ठीक है, आखिरी चरण में चल रहे हैं अपन इसके। तो रानी मक्खी होती है, नर मक्खी होती है, श्रमिक मक्खी होती है। यह है मधुमक्खी का छत्ता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आएगा यहाँ से दोस्तों। ये रानी मक्खी जो होती है ये छत्ते में क्या होती है, एक होती है, छत्ते में संख्या में 1 होती है। और इसका प्रभुत्व होता है। क्या होता है, इसका प्रभुत्व होता है, प्रभुत्व होता है, यानी इसी की फुल दादागिरी चलती है छत्ते में, प्रभुत्व होता है। रानी मक्खी छत्ते में 1 होती है और दोस्तों इसका क्या होता है, प्रभुत्व होता है। ठीक है, ओके। इसका काम क्या है, तो यदि हम रानी का कार्य देखें तो इसका कार्य है छत्ते में रहते हुए अंडे देना। क्या करना, अंडे देना। और लगभग 2000 अंडे प्रतिदिन, 2000 अंडे प्रतिदिन के हिसाब से ये देती है। 2000 अंडे प्रतिदिन के हिसाब से ये देती है। सभी जीवित नहीं रहते, ध्यान रखना, योग्यतम की उत्तर जीविता है, जो आगे बताऊंगा। ओके, नर जो होता है इसका कार्य है क्या करना, छत्ते में जल उपलब्ध करवाना, छत्ते में जल उपलब्ध करवाना, जल उपलब्ध करवाना। और इन नर के बारे में या राजा मक्खियों के बारे में एक ये भी है
कि जैसे ही अंडे का निषेचन करते हैं उसके बाद ये मर जाते हैं, ध्यान रखना। श्रमिक जो मक्खियां हैं तीसरे प्रकार की, श्रमिक मजदूर, नाम से स्पष्ट है, इनका काम क्या है? इनका काम है पुष्पों से मकरंद चूस कर लाना, फूलों से शहद यानी मकरंद, पुष्पों से मकरंद चूस कर लाना, मकरंद चूस कर लाना, पुष्पों से मकरंद चूस कर लाना। होता क्या है दोस्तों, ये जो श्रमिक मक्खियां हैं, देखिए ये किस तरह से मकरंद चूस कर लाती है। श्रमिक मक्खियां सवेरे सवेरे भैया ये इस तरह से ये अपने छत्ते के पास इकट्ठी होती हैं, छत्ते के पास इकट्ठी होती है, तो इनमें से कोई एक मक्खी किसी एक दिशा में जाती है, दूसरी मक्खी किसी दूसरी दिशा में जाती है। पता चला कि इस मक्खी को 70 मीटर की दूरी पर क्या मिल गया? एक बगीचा मिल गया। क्या मिल गया? एक गार्डन मिल गया, बगीचा मिल गया। और गार्डन मिलेगा तो इसका दिल गार्डन गार्डन करेगा, और दिल गार्डन गार्डन करेगा तो डांस करने को जी करेगा। तो ये मक्खी जो है, ये श्रमिक मक्खी, जैसे इसको 70 मीटर की दूरी पर गार्डन दिखता है, ये मक्खी यहां से वापस अपने साथियों के सामने जाती है और वहां जाकर एक डांस करती है। और वो डांस करती है कौन सा? गोल गोल घूमने वाला, जिसे कहते हैं घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य कहते हैं, राउंड डांस कहते हैं। और दूसरी मक्खी जो दूसरी दिशा में गई थी, इसको अगर 100 मीटर तक भोजन स्थान मिल जाता है, यानी इसको 100 मीटर पर मिल गया बगीचा, तो इसका भी गार्डन मिलने से दिल गार्डन गार्डन हो गया दोस्तों। और ये भी यहां से दौड़कर अपने साथियों के सामने जाकर नृत्य करती है। लेकिन ये जो नृत्य करती है वो 8 की आकृति बनाते हुए करती है। और 8 की आकृति बनाते हुए जो नृत्य किया जाता है, इसे वालरा नृत्य या वैगल डांस, वालरा नृत्य, या इसको क्या कहते हैं? वैगल डांस कहते हैं, वैगल डांस। ये हो गया अपना राउंड डांस, ये हो गया राउंड डांस, और वो हो गया वैगल डांस। ठीक है, ओके। तो 8 की आकृति बनाते हुए नृत्य किया जाता है वालरा, और गोल गोल घूमकर नृत्य किया जाता है, तो ये कहलाता है घूम नृत्य। अब आपसे ये बात पूछी जाए कि मधुमक्खियां ये नृत्य क्यों कर रही हैं भैया, क्या जरूरत पड़ गई इनको? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया गया। भाई मधुमक्खियां नृत्य क्यों करें, इनको आवश्यकता क्या पड़ गई? तो देखिए, ये मधुमक्खी श्रमिक मक्खी जो है, ये श्रमिक है, ये श्रमिक मक्खी एक दिशा में गई, इसको भोजन मिला, ये दूसरी दिशा में गई, भोजन मिला, वापस आई, वापस आके इनके सामने नृत्य करके वापस निकल लेती है अपने अपने भोजन स्थान की ओर। तो इन मधुमक्खियों में कुछ फिरामोन्स होते हैं, शरीर की गंध होती है, उसका अनुसरण करते हुए बाकी शेष श्रमिक मक्खियां जिनकी कैपेसिटी 70 मीटर तक की जाने की, वो इसके पीछे हो जाती हैं, और जिनकी कैपेसिटी 100 मीटर तक दूरी पर जाने की, वो इनके पीछे हो जाती हैं। इस तरह से सारी श्रमिक मक्खियां बगीचे में पहुंच जाती हैं, और वहां जो पुष्प होते हैं उनसे मकरंद यानी कि शहद के रूप में मकरंद चूसकर लाती हैं। ठीक है, तो ये जो मधुमक्खियां थी, ये जो श्रमिक मक्खियां थी, अपने साथियों के सामने आकर डांस कर रही है। क्यों कर रही है? संकेत देने के लिए। क्या संकेत देने के लिए? भोजन स्थान का संकेत देने के लिए। भोजन स्थान कितनी दूरी पर, इसे कहते हैं व्यवहार, प्राणी व्यवहार कहते हैं इसको दोस्तों। क्या कहते हैं? प्राणी व्यवहार। और चूंकि मधुमक्खियां एक ही छत्ते में देखो 3 प्रकार की हैं, और सभी के काम अलग अलग है, एक का काम अंडे देना है, एक का काम जल उपलब्ध कराना है, एक का काम मक्खन चूस के लाना है। तो जहां जीव एक साथ रहते हैं और जिनके कार्यों में विभाजन होता है, तो उसे कहते हैं समाज। क्या कहते हैं? समाज। इसलिए हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी सामाजिक जीव का उदाहरण है। यहां आप लिख सकते हो कि मधुमक्खी सामाजिक जीव का उदाहरण है, सामाजिक जीव का उदाहरण है, जीव का उदाहरण है। मधुमक्खी क्या है दोस्तों? सामाजिक जीव का उदाहरण है। और सामाजिक जीव का उदाहरण क्यों है? क्योंकि ये ग्रुप बना के रहती है, समाज बना के रहती है, और ग्रुप में रहती है, और कार्य इनके अलग अलग है सभी के, इसलिए वो समाज हो गया। तो मधुमक्खी सामाजिक जीव का उदाहरण है, नोट कर लो कहीं। अब इसके बारे में लिखो, ये नृत्य व्यवहार था। क्या था ये? मधुमक्खी का नृत्य व्यवहार। ये नृत्य व्यवहार किस काम आएगा? भोजन स्थान की दूरी बताने के लिए। तो लिखो नीचे डैश लगा के, श्रमिक मक्खियां साथी मक्खियों को, या अनुयायी साथी मक्खी या अनुयायी मक्खी जो इनका अनुसरण करेंगे, साथी मक्खी या अनुयायी मक्खियों को
श्रमिक मक्खियां साथी मक्खियों को या अनुयायी मक्खियों को भोजन स्थान की संकेत या भोजन स्थान का संकेत है, भोजन स्थान का संकेत है या भोजन स्थान की दूरी का संकेत है, दूरी का संकेत नृत्य व्यवहार, दूरी का संकेत नृत्य व्यवहार द्वारा देती है, नृत्य व्यवहार द्वारा देती है। सीधा प्रश्न पूछ लेगा जो लेर अकाउंटेंट में आपको, वो कहेगा भैया कि मधुमक्खियां अन्य मधुमक्खियों को भोजन स्थान की सूचना देती है किस व्यवहार से, तो वो है नृत्य व्यवहार। दो प्रकार के नृत्य होते हैं यहाँ पे, एक घुमन नृत्य और एक वालरा नृत्य। घुमन नृत्य 100 मीटर तक की दूरी के लिए भोजन स्थान, और जब भोजन स्थान 70 मीटर तक के लिए, और भोजन स्थान जब 100 मीटर तक की दूरी पर हो तो वालरा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? वालरा नृत्य किया जाता है। ठीक है, ओके। अब यहां से ये मधुमक्खियां जो चूज कर लाती है वो मकरंद कहलाता है। अब जो मकरंद है, देखो आगे लिखो इसमें, मकरंद, श्रमिक मकरंद चूज कर लाती है, श्रमिक पुष्पों से मकरंद चूज कर लाती है, श्रमिक मकरंद चूज कर लाती है। यह मकरंद अत्यधिक पौष्टिक होता है, मकरंद पौष्टिक पदार्थ होता है, मकरंद पौष्टिक पदार्थ होता है। तो पौष्टिक पदार्थ है तो इसको केवल वही खाएगा जिसका प्रभुत्व है, प्रभुत्व किसका? रानी का, तो इसको केवल रानी खाती है। तो लिखो मकरंद पौष्टिक पदार्थ होता है जिसे खाने का अधिकार केवल रानी को होता है, जिसे खाने का अधिकार, जिसे खाने का अधिकार केवल रानी मक्खी को होता है, जिसे खाने का अधिकार केवल रानी मक्खी को, तो खाने का अधिकार केवल रानी मक्खी को होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं इस मकरंद को? इस मकरंद को कहते हैं दोस्तों रॉयल जेली। मैंने क्या कहा? मधुमक्खी सामाजिक जीव है, समाज में रख रहती है। एक और होती है, वो होती है दीमक, वो भी सामाजिक जीव का उदाहरण है। तो छत्ते के अंदर रानी नर श्रमिक है, रानी एक होती है, प्रभुत्व होता है छत्ते पर, कार्य अंडे देना, प्रतिदिन लगभग 2000 अंडे देती है, सभी जीवित नहीं रहते। नर छत्ते में जल उपलब्ध कराता है और अंडों का निषेचन करने के बाद मर जाता है। ठीक है, श्रमिक मक्खियां पुष्पों से मकरंद चूज कर लाती है। मकरंद जो है ये पौष्टिक पदार्थ होता है जिसे खाने का अधिकार केवल और केवल किसको होता है? जिसे खाने का अधिकार केवल रानी मक्खी को होता है। किसको होता है दोस्तों? केवल रानी मक्खी इसको खा सकती है। ये जो मकरंद होता है, इस मकरंद को कहते हैं रॉयल जेली। क्या कहते हैं? रॉयल जेली कहते हैं। मकरंद को क्या कहते हैं? रॉयल जेली। फिर नृत्य व्यवहार हमने देख लिया कि मधुमक्खियों में साथी या अनुयायी मधुमक्खियों को भोजन स्थान की दूरी की जानकारी देने के लिए नृत्य व्यवहार पाया जाता है। तो हमने कहा कि ये जो मकरंद है इसे रॉयल जेली कहते हैं। नोट लगा के लिखेंगे, नोट लगा के लिखो, मकरंद, मकरंद को रॉयल जेली कहते हैं। मकरंद को क्या कहते हैं? रॉयल जेली कहते हैं दोस्तों। मकरंद को क्या कहा जाता है? रॉयल जेली कहा जाता है। नोट करें, इतना इतना नोट कीजिए, मकरंद को रॉयल जेली कहा जाता है, इतना नोट कीजिए। इतना, चलिए अब एक बार आपको रिपीट करवा देता हूं, क्योंकि इसी के साथ अपना ये टॉपिक जो है क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। हम बात करें मधुमक्खी पालन की विधियों की, बाकी बातें अपन पहले कर चुके थे, उनकी प्रजातियों की बात हम कर चुके थे। 4 प्रकार की प्रजातियां हैं, एपिस इंडिका, एपिस डोर्सेटा, एपिस प्लेरिया और एपिस मेलिफेरा। फिर हमने मधुमक्खी पालन की विधियों के बारे में बात की। विधियां एक प्राचीन, पुरानी या देसी विधि और एक आधुनिक विधि। तो प्राचीन विधि जो होती है, इसमें व्यक्ति क्या करता है? मोटी कंबल ओढ़ के और छत्ते को तोड़ता है, लेकिन वो जो छत्ता तोड़ के लाता है उसमें जो शहद मिलता है, उस शहद में वैक्स के साथ साथ मधुमक्खी के अंडे भी होते हैं, इसलिए वो कंप्लीटली शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, तो फिर क्या अपनाए? आधुनिक विधि अपना लो भैया। इसके बाद हमने क्या अपनाई? आधुनिक विधि अपनाई। आधुनिक विधि क्या होती है कि इस विधि में कृत्रिम छत्ता बनाया जाता है और आवश्यकता अनुसार उस छत्ते को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखा जा सकता है। कृत्रिम छत्ते को बार बार उपयोग में लिया जा सकता है। कृत्रिम छत्ते की जो टोपी होती है उस पर थोड़ा शहद लगा दिया जाता है ताकि मधुमक्खी आती है तो उसको लगता है
कि ये मेरा ही क्या है, छत्ता है, और वो यहाँ पर रहने लग जाती है और सायंकाल के अंदर क्या करती है, जो शिशुदानी होती है छत्ते में, उसके अंदर अंडे दे देती है। तो यहाँ पर इसको प्रारंभ में खाने के लिए भोजन चाहिए, तो वो कृत्रिम भोजन हमारे द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें 2/3 भाग क्या होती है, चीनी होती है, और 1/3 भाग क्या होता है, जल होता है दोस्तों। फिर बात करते हैं कि एपीकल्चर के लाभ क्या है। तो लाभ में शहद की प्राप्ति, मोम की प्राप्ति और परागण की क्रिया। ठीक है, तो शहद और मोम से तो हम व्यवसाय करेंगे, ये जो उत्पाद है इन उत्पादों से हम क्या करेंगे, व्यवसाय करेंगे। व्यवसाय से धन प्राप्त होगा, इसलिए आर्थिक महत्व हो गया। लेकिन और लाभ देखें तो परागण की क्रिया भी लाभ है। उत्पाद के रूप में पूछेगी उत्पाद कौन है, तो शहद और मोम है। लाभ पूछे तो शहद प्राप्ति, मोम और परागण तीनों लिखेंगे। ठीक है, परागण की क्रिया। अब शहद के बारे में हमने बात की कि शहद जो होता है मीठा होता है, मीठा होता है तो शर्करा है। कौन सी शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी कौन सी शर्करा है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या है फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट। एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट भी है जो स्वाद में मीठी नहीं होती लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, वो है सेल्यूलोज, जो लकड़ी में पाई जाती है। फ्रक्टोज क्या है दोस्तों, फलों से प्राप्त होने वाली क्या है, शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये सबसे मीठी क्या है, प्राकृतिक शर्करा है। कई बार प्रश्न पूछता है सबसे मीठी शर्करा, देखो प्रश्न को कैसे घुमाता है, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज का घटक क्या है, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज। ये लो, इतना तो उसने खुद ही बोल दिया, घटक पूछ लिया, तो घटक मतलब वो किससे प्राप्त होती है, तो शहद से। ध्यान रखना, शहद का घटक है ये। सूत्र C6H12O6, यही ग्लूकोज का होता है, सबसे मीठी होती है प्राकृतिक रूप में। ओके, यस, वेरी गुड। फिर इसके बाद में हमने बात की कि 100 ग्राम शहद जो होता है उसमें ऊर्जा की मात्रा देखें, तो 100 ग्राम शहद में ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो होती है दोस्तों, किलो कैलोरी में 300 और किलो जूल में 1270। 100 ग्राम शहद में हम संगठन देखें क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट होती है 82.4 ग्राम, पानी होता है 17.10 ग्राम, और प्रोटीन होती है 0.3 ग्राम। ये शहद का क्या हो गया, संगठन हो गया। इसके बाद में हमने बात की मोम। ये शहद निकालने के बाद छत्ते में जो वेस्टेज बचा हुआ होता है वो होता है जिससे बाम बनाते हैं, पॉलिश बनाते हैं, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाते हैं, मलहम बनाते हैं, लोशन बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं। इसका उपयोग महिलाओं की लिपस्टिक बनाने में भी किया जाता है। फिर हमने बात की जो लाभ हमने पढ़ा था परागण। तो परागण होता क्या है, तो हमने देखा कि परागण क्या है, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। इस परागण के लिए कौन कौन हेल्पफुल हो सकता है, वायु हो सकती है, परागण हवा में उड़कर आए, या कोई कीट हो सकता है। तो यहाँ चूंकि हम मधुमक्खी के बारे में बात करें तो कीट है, तो मधुमक्खी किसी पुष्प पर मकरंद चूसने के लिए बैठती है तो उसके शरीर पर, उसकी सूंड पर परागकण चिपक जाते हैं। जब वो दूसरे पुष्प पे जाती है और वहां मकरंद चूसती है तो संयोग से वहां पर वो परागकण जो वो किस में गिर जाते हैं, वर्तिकाग्र में गिर जाते हैं, ये परागण की क्रिया हो जाती है। तो मधुमक्खी के द्वारा भी परागण होता है, चमगादड़ के द्वारा भी परागण होता है। इन दोनों के द्वारा जो परागण होता है उसे किस श्रेणी में रखा गया है, कीट परागण की श्रेणी में रखा गया है। किसमें रखा गया है, कीट परागण की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बात की कि मधुमक्खी सामाजिक जीव का उदाहरण है। सामाजिक जीव क्यों है दोस्तों, सामाजिक जीव इसलिए क्योंकि ये ग्रुप बना के रहती है, और ग्रुप बनाकर जब रहते हैं जीव और उनमें कार्य विभाजन पाया जाता है, प्रत्येक का कार्य अलग अलग हो तो उसे समाज कहते हैं। तो देखो छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियां, रानी, नर, श्रमिक। रानी का कार्य अंडे देना होता है, एक होती है संख्या में केवल, आकार में सबसे बड़ी होती है, इसका प्रभुत्व होता है छत्ते पर। नर जो है वो छत्ते में पानी उपलब्ध कराने का काम करता है और अंडों के निषेचन का काम करता है। जैसे अंडे को निषेचन करता है उसके बाद रानी इसको भगा देती है, मर जाता है ये। श्रमिक जो है इनका काम है पुष्पों से मकरंद चूस कर लाना। श्रमिक मक्खियां मकरंद चूस कर लाती है दोस्तों पुष्पों से। मकरंद पौष्टिक पदार्थ होता है जिसे खाने का अधिकार केवल और केवल किसको होता है, रानी को होता है, और इस मकरंद को कहते हैं रॉयल जेली। क्या कहते हैं, रॉयल जेली। देखिए जो श्रमिक मक्खियां हैं वो अपनी साथी मक्खियों को भोजन स्थान की सूचना देती है। ठीक है, श्रमिक मक्खियां जो है वो अपनी साथी मक्खियों को भोजन स्थान की दूरी की सूचना किस व्यवहार से देती है, तो नृत्य व्यवहार से देती है। किससे देती है, नृत्य व्यवहार से। भोजन स्थान की दूरी अगर 70 मीटर तक है तो घूमर नृत्य, भोजन स्थान की दूरी अगर 100 मीटर तक है तो वैगल डांस, 8 की आकृति बनाते हुए नृत्य किया जाएगा जिसे वैगल डांस कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, वैगल डांस कहते हैं। इसके बाद में हमने बात की कि मकरंद जो है इसको क्या कहते हैं, रॉयल जेली कहते हैं। क्या कहते हैं मकरंद को, मकरंद को रॉयल जेली कहा जाता है। क्लियर है, ओके। तो ये था दोस्तों आज का अपना सेशन, क्योंकि समय चूंकि वो थोड़ा सा ही बचा है तो नया सेशन अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ना तो मैं उसकी भूमिका ही नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बता जरूर देता हूँ कि अगले सेशन में अपन क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगले सेशन में जो है वो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा
वो अपना रहेगा रेशम कीट पालन। क्या रहेगा? रेशम कीट पालन रहेगा, रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। क्या रहेगा दोस्तों? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रहेगा अपना अगला टॉपिक। ठीक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। पिछले पहले भी इससे प्रश्न पूछा गया था, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि रेशम कीट में सामान्यतः होने वाला रोग कौन सा है, तो उस रोग का नाम है पेब्रिन। क्या नाम है? पेब्रिन नामक रोग जो है वो होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? हाँ, तो चलो अब आप लोगों को मधुमक्खी से रिलेटेड, एपीकल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप फटाफट से मेरे को कमेंट्स करो और पूछ लो, जो भी आपको पूछना है पूछो। काली कुमारी कह रही है जी गुरुजी ओके। बाबूलाल जाट गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है, थैंक यू, नाइस क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अगर आप लोग रेगुलर रहोगे, नंबर ऑफ लाइव स्टूडेंट अगर दबा के रहेंगे तो अलग ही मजा आएगा। अगर आपको मैंने ये बताया, ऐसे कॉन्सेप्ट बताए, कौन बता रहा है आपको ये कॉन्सेप्ट, और यहाँ से प्रश्न आए हुए उठा के देख लो आप कि मधुमक्खियां साथी या अनुयायी मक्खियों को भोजन स्थान की सूचना देने के लिए किस व्यवहार का उपयोग करती हैं। ठीक है, ये व्यवहार का मतलब समझते हो क्या होता है? तो ये नृत्य व्यवहार, व्यवहार का मतलब देखिए ऐसे होता है कि जितने भी जीव जंतु है, इन जीव जंतु में भी संकेत संप्रेषण पाया जाता है। अपन तो बोल के या इशारे करके संकेत संप्रेषण करते हैं, लेकिन जीव बोल तो सकते नहीं है, लेकिन फिर भी इनके अंदर क्या पाया जाता है? व्यवहार पाया जाता है, इथिक्स पाई जाती है। जैसे मान लीजिएगा जंगल के अंदर कोई एरिया है और उस एरिया में बहुत छोटे छोटे खरगोश जो है वो वहां पे घास खा रहे हैं, और किसी एक खरगोश ने क्या किया, देखा कि सामने से शेर आ रहा है। जैसे ही वो खरगोश सामने से आते हुए शेर को देखता है तो वो अपनी पूंछ को ऊपर उठा लेता है। ऐसे जैसे ही वो पूंछ को ऊपर उठाए रखता है तो बाकी खरगोश जैसे ही उसको देखते हैं तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि भैया खतरा है। कौन आ गया? खतरा आ गया, और वो वहां से क्या होता है? बच जाते हैं। तो ये क्या हुआ? व्यवहार हुआ। कौन सा व्यवहार? सांकेतिक व्यवहार। किसमें? खरगोश में। किसके प्रति? भय के प्रति या शत्रु के प्रति। तो ये जो उन्होंने पूंछ उठाई, पूंछ उठा के अन्य जो खरगोश थे उनको संकेत दिया, तो ये व्यवहार हो गया। क्या हो गया? व्यवहार, इथिक्स हो गया। आपने वो पुराने समय में पढ़ी होगी कि एक केले को जो है ऊपर खूंटी से लटका दिया गया, एक टेबल साइड में रख दी गई, बंदर को कमरे में डाल दिया गया, बंदर उछला उछला नहीं पकड़ पाया, फिर उसने दिमाग लगाया, फिर उसने क्या किया, इसको खींचा, टेबल को उस पर चढ़ा, फिर पकड़ा। तो इस तरह से बुद्धि का विकास हुआ। जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ वैसे वैसे संप्रेषण होते हैं दोस्तों। और संप्रेषण जो होते हैं, आदान प्रदान जो होते हैं सूचनाओं के, इनसे हमें किन्हीं वस्तु, किन्हीं स्थान आदि की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो अगला जो अपना सेशन रहेगा ना, करें सर आप क्लास बंद मत करना, भी है उनको ही पढ़ा दो सर प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जितने हो उनको मैं पढ़ा देता हूँ। अन्यथा यार इतने थे भाई, मुझे तो थोड़ा 10-10, 15-15 विद्यार्थी अगर लाइव आए तो क्या ही मतलब की बात है। आप खुद भी सोच सकते हो, जब इतना कॉन्सेप्चुअल जो मैटर है वो आप लोगों को दिया जा रहा है, सामने एग्जाम है, सीमित समय है, सीमित समय में एक सब्जेक्ट का आपका डर खत्म कर दिया, एक सब्जेक्ट का आपका काम ही मैंने खत्म कर दिया कि आप साइंस मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, 3 दिन हुए, 3 दिन में तीसरी क्लास आज, और 3 दिन के अंदर आपका ये पूरा हो गया। हालांकि जब फ्लो बन जाएगा, अब जैसे कल से फ्लो ज्यादा अच्छा चलेगा तो एक एक दिन में एक एक पॉइंट होएगा तो कम समय में हो जाएगा। जैसे मधुमक्खी पालन 3 दिन चल गया, अब रेशम कीट पालन है बड़ा है लेकिन कल पूरा हो जाएगा, अपन लगातार उसमें कंसंट्रेट होकर जो है उसको पढ़ेंगे, अगले के अंदर बाकी के पढ़ेंगे। तो इस तरह से 1-2 दिन में बड़ी यूनिट है इसलिए मैंने पहले लिया है। बाकी यूनिट छोटी छोटी भी है जो आधे घंटे में भी, कुछ यूनिट ऐसी है जो 1 घंटे में 3 यूनिट पूरी हो जाएंगी, इसलिए आपको नंबर ऑफ यूनिट्स के कारण से घबराना नहीं है। ठीक है, बायोलॉजी में छोटी छोटी यूनिट भी अलग अलग बांट रखा है मैंने, इसलिए आपका पूरा का पूरा जो है वो सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, हाँ बताया था मैंने, कैमराज पहले बता दिया था, आपने शायद पहले वीडियो देखे नहीं। जिन्होंने अब तक कल और परसों वाला वीडियो नहीं देखा, ठीक है, उसमें थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम जरूर थी, लेकिन देख लेना, वॉइस की प्रॉब्लम को साइड में छोड़ो भैया। अगर नौकरी लगनी है ना, जूनियर अकाउंटेंट बनना है तो ये मौका है। मैं कह रहा हूँ जब 15 के अंदर भर्ती थी, 15 की भर्ती, फिर पेपर हुआ, रद्द हुआ, फिर उसके बाद 16 में वापस हुआ, वो जो भर्ती थी तब लोगों ने 3800 कुछ पद थे, उनके लिए जी जान लगा दी थी दोस्तों, जी जान। और अब तो आपके पास पद भी बहुत सारे ज्यादा हैं, और पद ज्यादा होने के साथ साथ आपके पास विद्यार्थी भी कम है। 75,000 80,000 विद्यार्थी आप लोग जो है वो एग्जाम देंगे, लेकिन 75-80,000 विद्यार्थी अगर सीटी में क्वालिफाई होते हैं, इसका मतलब है सारे पढ़ने वाले, सारे पढ़ने वाले, तो अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 15 विद्यार्थी एक सीट के लिए हैं, 15 विद्यार्थी एक सीट के लिए, ध्यान रखना। अब 15 गुना ज्यादा अच्छी स्टडी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, वो कैसे करते हो डिपेंड करता है आप पे।
मैं तो यही कहूँगा कि शानदार तरीके से आप तैयारी करो, चैनल से जुड़े रहो, और भी जो सब्जेक्ट है उनकी क्लासें आप लोगों के लिए हैं, बराबर उनको ले दोस्तों। मेहनत करो यार, ये जो समय है ये मेहनत करने का समय है, ठीक है, सोने का समय नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये वो समय है जिसको आप चाहे तो सोने में गुजार दो और चाहे तो आप इसको सोना बना लो। तो आप पर डिपेंड है कि आप इसको सोने में गुजारना चाहते हैं या सोना बनाते हैं, क्योंकि जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती है और कंटिन्यू आपको करना ही पड़ेगा। इस बार ध्येय ले लो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और इस बार अगर आपने, देखिए आदमी जी जान लगाकर एकदम पागल होकर मैडमैन बन के और कब तैयारी करता है, जब वो अपने अंदर ये महसूस कर लेता है कि मैं ये चीज बन गया। जब आपको जिस दिन ये महसूस हो जाएगा कि हाँ यार मैं अकाउंटेंट, ठीक है, जब आपको एक अकाउंटेंट की फीलिंग आ जाएगी एक्चुअल में, यार एक अकाउंटेंट क्या होता है क्या नहीं, क्या फायदे हैं मुझे क्या घाटे हैं उससे, जब आपको ये अकाउंटेंट वाली फीलिंग आ जाएगी तो उस दिन आपके अंदर आग लगेगी भैया। उस दिन आपके अंदर क्या होगी, आग लगेगी, और वो आग आपको सोने नहीं देगी, ठीक है। जब आग लगी हो सीने में, ठीक है, वो वाला मामला है। जब आग लगी हो सीने में तो क्या खाक मजा है जीने में, लेकिन जब सफलता मिलती है ना तो आनंद ये लगा जाता है। तो वो आग अपने अंदर जिस दिन आएगी उस दिन ये समझो कि आप खुद एकदम बिल्कुल बैल की तरह जूनियर अकाउंटेंट के पीछे दौड़ोगे भैया, और अकाउंटेंट का पेपर डरता हुआ आपके पीछे आगे भागेगा और आप उसके पीछे पीछे। कोई नहीं, एग्जाम वाले दिन इसको पेपर हॉल में पकड़ के और सल्टा देना इसको, ठीक है। 6 और 6 12 सब्जेक्ट है। मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम इसको घोषित कर देना चाहिए। 12 सब्जेक्ट, और तो किसमें, आईएएस में नहीं है 12 सब्जेक्ट तो, लेकिन यहाँ सिलेक्शन आसान है। तरीके से देखा जाए तो सिलेक्शन आसान है दोस्तों। ये 6 सब्जेक्ट इधर, ये 6 सब्जेक्ट आपकी इधर, ठीक है। 25-25 का मतलब हो गया 150 क्वेश्चन, ठीक है। 25-25 का मतलब हो गया 150 क्वेश्चन। आप तैयारी करो तो आराम से यहाँ पर 120, कितने, 120 20 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट आराम से ला सकते हो। आराम से यहाँ पर आप 100 क्वेश्चन ला सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा जीएफएनडीआर, आरएसआर और इकोनॉमिक्स थोड़ी टिड्डी खीर हो जाती है। जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो चलो बीओ, अकाउंटेंसी और ऑडिट जो है लाभदायक हो जाती है, लेकिन बाकी के लिए वो भी पेनफुल है, और फिर इकोनॉमिक्स पेनफुल, फिर जीएफएनडीआर, फिर आरएसआर। लेकिन जीएफएनडीआर और आरएसआर जो है वो आप लोगों की बहुत अच्छी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। वो डिजिट से तो कम से कम 3-4% पूछ लेगा, 5 पूछ लेगा डिजिट से, फिर भी 20 क्वेश्चन बचते हैं। अरे जीएफएनडीआर में डिजिट वाला कि जीए बाउंड में क्या है, चाबियां हैं, इस तरह से जो आपको पूछेगा, तो ये तो आपको 5% पूछ लेगा, बचे हुए 20 क्वेश्चन कहाँ जाएंगे, फोड़ो उनको। ऐसे आपका जीएफएनडीआर में पूछ लेगा तो फोड़ो उनको, ठीक है। समझ गए बात को, तो आराम से 100 क्वेश्चन ले सकते हो। तो अगर आप इस तरह से 220 क्वेश्चन अगर आप 300 में से लेते हो, अरे मेरे भाइयों प्रतिशत निकाल के देखोगे ना तो पता चलेगा यहाँ 21, 3, 73% के समथिंग। और ये किसका पेपर है, ये अधीनस्थ बोर्ड का पेपर है, अधीनस्थ बोर्ड का पेपर है, ठीक है। औकात होगी किसी की इतने परसेंट बनाने की, कतई नहीं होगी, लेकिन आप इतना स्कोर कर सकते हो और अपने आप को सेफ जो है वो कर सकते हो। हाँ जी भाई, पूजा हेलो नमस्कार, ठीक है। देखिए आप लोग जो पूछ रहे हैं कि फर्स्ट पेपर के लिए क्या पढ़े, सेकंड पेपर के लिए क्या पढ़े, मैं 1-2 दिन के अंदर यानी कि संडे को मैं एक सेशन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए कि क्या है सटीक रणनीति जूनियर अकाउंटेंट बनने की। उसमें मैं आपको पुस्तकें भी बता दूंगा क्या क्या पढ़नी है, मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से पढ़ना है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज वगैरह किस तरह से आपको सोल्व करनी है, प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। क्योंकि दोस्तों आप मानोगे नहीं, अगर आप में से कोई मेरा पुराना विद्यार्थी जो मुझे देख रहा है तो उसको तो अच्छे से पता है कि जो पिछली भर्ती थी 2015 की, उसमें जितने विद्यार्थी अन्यत्र संस्थानों में भी और स्वयं के संस्थान में भी इतने विद्यार्थी मैंने पढ़ाए थे जूनियर अकाउंटेंट का, और पहली बार लेखन कार्य जूनियर अकाउंटेंट के लिए किया था मैंने तो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे, आप जुड़े रहोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ अनुभवी लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ना शराब पुरानी है बस बोतल ही नहीं है, ठीक है, लेबल नया लगा है वो पुराना। ओके चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन में, कल फिर से आपसे मुलाकात होगी।
मॉर्निंग में प्रातः 7 बजे। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।